अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as principle of economics. My name is Sir Tahir. स्टूडेंट, जैसे कि पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से बेटा डिस्कशन हमारी चलेगी लॉ ऑफ रिटर्न चैप्टर नंबर 6 में। उसके सेकंड लास्ट लेक्चर है, हम फेजेस 3 फेजेस को डिस्कस करेंगे। फेजेस के अंदर हमने 3 लेक्चर आपको दे चुका हूँ, लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीज रिटर्न, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न। इसको तीनों लेक्चर है मेरे यूट्यूब पे। आज मैं एक ही लेक्चर के अंदर दोबारा डिस्कस करूंगा। लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था आपसे कि आपके पास जो वेरिएबल फैक्टर होगी वो इंक्रीज होएगा, ठीक है, और उसके साथ आपके पास जो एक फिक्स फैक्टर होगा और जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी की होगी वो इंक्रीज होएगी। तो वो किस केस में होगा? आपके पास इंक्रीज रिटर्न के अंदर। और फिर दूसरे केस के अंदर हमने पढ़ा था, डिक्रीजिंग केस के अंदर पे क्या पढ़ा था, आपके पास जो वेरिएबल फैक्टर है वो इंक्रीज होगा, फिक्स फैक्टर्स क्या हो गए आपके पास फिक्स रहेंगे, और उसके बाद आपके पास जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी वो क्या होगी, डिक्रीज होगा। वो हमने किस में पढ़ा था? डिक्रीज रिटर्न के अंदर। और कॉन्स्टेंट रिटर्न के अंदर बेटा हमने क्या पढ़ा था कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक हो गया, और आपके पास जो अदर फैक्टर हैं फिक्स फैक्टर रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और जो आपके पास मार्जिन प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी आपके पास कांस्टेंट रहेगी। वो कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ये माशाल्लाह हमने ये डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर डायग्राम क्या आते हैं, फिक्स फैक्टर मैंने बता दिया था, लैंड एंड मशीनरी। ये आपके पास क्या है? फिक्स फैक्टर है, चेंज नहीं होंगे, जो तादाद है वही तादाद रहेगी। और वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में बेटा आपको बता दिया कि वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं जो चेंज होते हैं, वेरिएबल की तरह चेंज हो रहे हैं, क्या लेबर्स हैं और कैपिटल है। इसके बारे में डिस्कस कर ली थी कि लेबर बढ़ने से मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होगी, टोटल प्रोडक्टिविटी होगी। अगर फेजेस बताने हैं, 3 फेजेस बताया था, इंक्रीजिंग जैसे कि यहाँ बता डिक्रीजिंग और यहाँ पे कांस्टेंट, ये तीनों के इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो अगर अब यहाँ तक वेरिएबल फैक्टर से भी समझ आ रही है कि वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज, पहले लेबर को बढ़ाया, एक लेबर बढ़ाया, फिर दूसरा लेबर बढ़ाया, फिर तीसरे लेबर, फिर चौथा, फिर इस तरह अब इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये हो गया हमारा वेरिएबल फैक्टर बेटा। अब हमने जो डिस्कस करना है वो आपका मार्जिन प्रोडक्टिविटी है। अ सर्टन क्वांटिटी, मैं इसको लिख भी देता हूँ मार्जिन प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि मैंने पहले भी ये आपको डेफिनेशन वाइट पर लिख चुका हूँ, तो मैंने कहा चलें आज दोबारा डिस्कशन हो जाए। नोट्स बनाए जी मेरे साथ साथ। मार्जिन प्रोडक्टिविटी, अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट produce by a firm, employing of a firm कर लेते हैं, of a firm, produce of a firm by employing, ठीक है। आपके पास क्या कहता है, आप सर्टन क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, सर्टन क्वांटिटी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे करते हो? फर्म के अंदर। फिर आप क्या कहते हैं? बाय एम्प्लॉइंग, आप क्या करते हैं? एम्प्लॉय करते हैं सर्टन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बाय एम्प्लॉइंग सर्टन क्वांटिटी प्रोड्यूस फैक्टर सर्टन क्वांटिटी of the factor of production at given time period is called marginal production। क्या मतलब हुआ कि आप सर्टन क्वांटिटी को आउटपुट प्रोड्यूस करते हो
एक फर्म के अंदर, उसके लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत होती है, लेबर की, ठीक है, हायर करते हो, सर्टन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, वो जो आप सर्टन क्वांटिटी बनानी है वो क्या प्रोड्यूस करते हो, सर्टन प्रोडक्शन या क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक हो गया। एंड गिवन टाइम पीरियड, जो आपको टाइम देते हो उसके अंदर वो जो प्रोड्यूस करता है वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्शंस, ठीक है। और इसके बाद मार्जिन है टोटल प्रोडक्शन। जी टोटल प्रोडक्शन को बेटा यहाँ लिख लें, फिर मज़ीद आपको समझाना आसान हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन इज इंक्रीज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी टोटल प्रोडक्शन से बाय इंप्लाइंग additional यूनिट्स ऑफ, ठीक है, एडिशनल यूनिट्स ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। इसमें क्या है कि आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन वो इंक्रीज होती है टोटल प्रोडक्शन बाय द एम्प्लॉइंग द एडिशनल यूनिट। जब आप एक एडिशनल यूनिट बना रहे हो उसके वक्त जो आपके पास जो एडिशनल यूनिट परचेज एडिशनल बनाते वक्त जो आपके पास कॉस्ट आती है वो क्या होती है, टोटल प्रोडक्शन बेटा। चलें जी, अब इसमें मार्जिनल क्या है, डेफिनेशन लिख दी और इसको आप समझा लेता हूँ कि अगर एक लेबर आपने हायर किया है तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हुई 2 और टोटल प्रोडक्शन क्या हुई 2, ठीक हो गया। और जब आपके पास दूसरा लेबर आया तो आपके पास क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, 4 होगी, बढ़ गई आपकी प्रोडक्टिविटी। स्टार्टिंग में जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है क्या होता है, वो एफिशिएंसी और मेहनत से काम करते हैं। आगे से हर इंसान अपना काम डिवाइड कर लेता है क्योंकि न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, हर लोग अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह टोटल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज। यहाँ यही बताया था मैंने कि जब आउटपुट बनाओगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेबर को हायर करना पड़ेगा, फिर जिस उस टाइम पीरियड के अंदर वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, वो मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाएगा। और टोटल में बताया था कि आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन जो बढ़ता जाएगा उसका जो टोटल सम करेंगे इंक्रीज होगा वो टोटल प्रोडक्शन होगा बाय इंप्लाइंग द एडिशन। जब आप एडिशनल यूनिट बनाएंगे तो वो क्या होती है, टोटल प्रोडक्शन बेटा। अच्छा जी, अब तीसरा में बात करें, तीसरा आपके पास है, तब तीसरा लेवल लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होकर 6 हो जाएगा और ये टोटल प्रोडक्टिविटी कितने 12 हो जाएगा। तो आपका मैं ऐड कर लूँगा, इसको ऐड करूँगा 12 बन जाएगा। अब देखें जब चौथा मैं लेबर को हायर करता हूँ तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी मेरी 8 आ जाएगी, फिर बढ़ गई और प्रोडक्शन भी, टोटल प्रोडक्शन भी क्या होगी, इजाफा हो गया। जब 5वां लेबर लगाया, 5वें लेबर लगाने के बाद मेरे पास जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या एमपी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं हुई। पहले 8 थी 4 पे, फिर 5 पे भी 8 है। तो ये यहाँ पे जो फ़र्क आया, ये जो आपके पास चेंजिंग है, ये चेंजिंग इसको कहते हैं इंक्रीजिंग, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है। फिर नीचे जाती जाती वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये पहला फेस है या पहला केस है, इसके अंदर क्या हुआ, पहले 3 जो हमने लेबर लगाए उस पे हमारी जो क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा ये फेस जो हमारे पास है ये हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो डायग्राम के जरिए देखो कि यहाँ पर हम क्या हो रहा है, यहाँ स्टार्टिंग हमने की तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। हमने ये पढ़ा था इंक्रीज इन इंक्रीज रिटर्न, ठीक है। और इस फेज के अंदर भी हम पढ़ लेते हैं आगे। चौथा लेबर लगाया तो मार्जिनल एमपी जो है वो 8 है, 5वां लेबर लगाने के बाद भी एमपी क्या हो जाएगी 8, छठा पे लेबर लगाने के बाद भी एमपी क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, फिर वो भी 8। यानी कि ये क्या होगी हमारे पास कांस्टेंट, 3 के अंदर क्या होगी हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, कोई चेंजिंग नहीं आ रही। देखिए डायग्राम के अंदर भी ये क्या होगी, चेंजिंग नहीं आ रही। तीसरा फेज के अंदर हम लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है जी, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। और आगे तीसरे केस के अंदर देखें, जब तीसरा फेज के अंदर देखें, जो 7वां लेबर को आपने हायर किया, ठीक है, तो क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। पहले 8 थी, फिक्स होगी यानी कांस्टेंट होगी, उसके बाद क्या होगी, वो कमी का शिकार, 8वें पे फिर कम हो गए, 4 होगी, 9वें जब लेबर लगाया फिर कम होगी, 2 होगी। तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न,
ठीक है जी, डिक्रीजिंग रिटर्न, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। अब इसमें देखें डायग्राम के जरिए, पहले आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जो आपके पास फैक्टर्स हैं वो क्या इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जो आप लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर देखिए, पहले इंक्रीज हो रहा है आपका प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन क्या कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, फिर आस्ता आस्ता क्या होगा, डिक्लाइन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब भी प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर होता है वो कहाँ पर लगाना पसंद करता है, वो इस केस में जब इंक्रीज हो रहा है तो इस केस पे वो लगाएगा, पहले केस पे भी लगाएगा, और जब कांस्टेंट हो जाएगी दूसरे केस पे भी लगाएगा। और कभी भी जो प्रोड्यूसर है जिसकी फर्म है वो कभी भी इस केस के अंदर प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन क्या हो रही है, कमी की तरफ आ रही है। तो ये केस के अंदर क्या हम कहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, इन दो केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ये था माशाल्लाह 3 लेक्चर के अंदर जो मुख्तलिफ मैंने लेक्चर आपको दिए बेटा, उसके अंदर मैंने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न की बात की थी। और आज ये टॉपिक था हमारे बुक के अंदर 3 फेजेस ऑफ रिटर्न्स का, तो मैंने इसको भी हम डिस्कस कर लिया आपके सामने। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने 3 लेक्चर में देता रहा हूँ, और आज मैंने एक ही लेक्चर में ये बना के ख़त्म कर लिया। इंशाअल्लाह लास्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो मेरे पास होगी कॉस्ट के बारे में होगी, कॉस्ट के बारे में बताऊँगा कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट एंड कॉस्ट के बारे में बताऊँगा, ये क्या डायग्राम और टेबल के जरिए हम इसको डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह। ऐसी ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के लेक्चर मिलते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो, जो आई काम के हो, बी काम के हो, MSc BSc हो, कोई भी हो, BBA के बच्चे हों, किसी चीज़ से प्रॉब्लम है कॉमर्स के सब्जेक्ट में, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो तो इंशाल्लाह सब के लिए लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।